सुप्रभात छात्रों, आज फिर आपके समक्ष आपका वही पुराना चैप्टर पहलवान की ढोलक लेकर आपके सामने हूँ। आप सभी कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि घर पर स्वस्थ होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम जहाँ से बेटा हमने पिछले कालांश में इस चैप्टर को छोड़ा था, वहीं से इस चैप्टर का पठन करना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, आज आप अपनी पुस्तक का पेज नंबर 114 निकाल लीजिए, 114, और पेंसिल साथ में, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ। ठीक है, और ध्यान पूर्वक पाठ को सुनना है, तभी आपके इस चैप्टर की स्टोरी मन में बैठ जाएगी। आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे बेटा। ठीक है, पठन करते हैं। रेडी? करो शुरू। ओके मैम, डू इट। किंतु अब उनकी शिक्षा के बारे में है। जब उनके बच्चे पहले क्या करते थे, वो उनको सिखा रहा है कि राजा के दरबार में रहने के क्या क्या नियम हैं। अब उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बता रहे हैं कि आपको कैसे शिक्षा प्राप्त करनी है। देखिए, किंतु उनकी शिक्षा दीक्षा सब किए किराए पर एक दिन पानी फिर गया। जो कुछ किया था उसके बारे में कह रहे हैं कि उस पर पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग से धार गए। जो राजा के दरबार में वो रहते थे, उस राजा की मृत्यु हो गई। छात्रों, राजकुमार ने, जो उनका बेटा था राजकुमार, विलायत से आते ही, जो बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ था, उसने आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। क्योंकि जब उसके राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी छात्रों उसका बच्चा होता है, और वो बच्चा बाहर विदेश में गया हुआ था पढ़ने के लिए, और जब वो विलायत से आता है तो नेचुरल है कि उसको राजा बना दिया जाएगा। तो वहीं से देखिए, राज्य को अपने हाथों में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी। राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए, क्योंकि एक यंग माइंड और एक ओल्ड माइंड में डिफरेंस होता है छात्रों। क्योंकि जो आज की जनरेशन है, जो युवा है, उनका सोचने का तरीका अलग होता है। जो एज्ड हैं, जो थोड़े प्रौढ़ हो चुके हैं, उनके सोचने का नजरिया अलग होता है। तो परिवर्तन होना स्वाभाविक ही था कि जब वो राजकुमार आया विलायत से, तो राज दरबार में क्या क्या परिवर्तन हुए, अब ये आपको सुनना है। देखिए, आते ही दूर हो गई, बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटा घात में पड़ा। उन्हीं की जो परिवर्तन हुए उसी की चपेट में पड़ा लुट्टन पहलवान। सबसे पहले उसने क्या किया, दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। जो राजा उसका पापा दंगल करवाता था, उसने वो अब बंद कर दिया। जो राजकुमार विलायत से आया था, जो राजा का लड़का था, उसने जो दंगलबाजी उसके पापा करवाते थे वो बंद कर दिया, और उसका स्थान किसने ले लिया, घोड़े की रेस ने ले लिया। वो घोड़ों की रेस में ही तरह तरह के घोड़े रखे और घोड़ों की रेस के ही कंपटीशन करवाता। और इसको छात्रों रेखांकित करना है। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय, जो भोजन पर खर्चा आता था, सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल, मीन्स बहुत बुरा। टेरिबल का क्या है, बहुत बुरा, भयानक, बहुत तकलीफदायक है कि जो तुम पर इतना पैसा खर्च किया जाता है। नए मैनेजर साहब ने कहा, हॉरिबल, बहुत बुरा। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। जो पहलवान वर्षों से वहां पर रह रहा था, और उसके जो दोनों बेटे थे, उस राजा के बेटे ने आकर उनको वहां से निकाल दिया। अब उनको क्या बोला गया कि राज दरबार में उनकी अब कोई जरूरत नहीं है। उसके गिड़गिड़ाने का भी
मौका नहीं दिया कि वो मिन्नतें कर ले, कुछ राजकुमार से कह दे कि हमारा यहाँ के सिवाय कुछ भी नहीं है, हम पर हमें रहने दे। उनको ये कहने का भी मौका उस राजकुमार ने नहीं दिया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर फिर उन्होंने क्या किया, जब जवाब मिल ही गया तो उन्होंने ढोलक को कंधे पर टांगा, अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया। उसने अपने पुत्रों को बोला चलो गांव चलते हैं, और वो गांव में आ गया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर, एक छोर क्या होता है, एक किनारे पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। जो एक झोपड़ी थी वो वहां पर लगा दी गई ताकि उनके जो पहलवान था लुट्टन और उसके दो बच्चे वहां पर रह सके। वहीं रहकर वह है गांव के नौजवानों को, क्योंकि अपना पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही था, उसने क्या किया, जो गांव के नौजवान थे और चरवाहे थे जो पशुओं को चराने का काम करते थे, उनको वो कुश्ती सिखाने लगा। किसकी बात हो रही है, ये पहलवान लुट्टन सिंह की। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। हर गांव वालों ने जिस जिसके बच्चे सीखते थे वो उनके खाने का जो सामान होता था वो दे जाते थे, और सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता था। उसने फिर वही काम करना शुरू कर दिया। अपने बच्चों को और जो चरवाही जो पशु चराने वालों के बच्चे थे उनको और जो थे सबको वो क्या करता था, और जो खेती करने वाले और जो मजदूर थे उनके बच्चों को वो कुश्ती सिखाने लग गया, और उसी से जो उनका खाने का सामान आता या जो वो भेजते उसी से उनका गुजर बसर होने लगा। दो बेटे और एक लुट्टन सिंह। अकस्मात क्या होता है छात्रों, अचानक गांव पर एक वज्रपात हुआ, एक कहर टूट पड़ा, एक मुसीबत आ गई। वो क्या थी, मुसीबत क्या थी? पहले अनावृष्टि। अनावृष्टि क्या होता है, बहुत कम बारिश यानी सूखा पड़ना। फिर अब अन्न की कमी, जब सूखा पड़ेगा तो अन्न नहीं होगा, अन्न की कमी। तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। उसके बाद छात्रों इसको रेखांकित करना है। पहले वज्रपात किसका हुआ, अनावृष्टि हुई। अनावृष्टि से क्या हुआ, खेत में फसल नहीं हुई, और जब हुई तो मलेरिया और हैजा फैल गया और गांव के लोग इससे परेशान हो गए। ठीक है छात्रों, वज्रपात होना, उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ना। अब देखिए क्या किया, गांव प्राय सुना हो चला था, घर के घर खाली पड़ गए थे क्योंकि भूखमरी फैल गई थी छात्रों। रोज 2-3 लाशें उठने लगी, गांव में मृत्यु होने लगी, कोई हैजे से मरने लगा, कोई मलेरिया से मरने लगा, कोई भूख से तड़प कर मरने लगा। लोगों में खलबली मच गई। ठीक है छात्रों, दिन में तो कलरव जो शोर था, हाहाकार तथा हृदय विदारक, हृदय को छेदने वाला, हृदय को पीड़ा देने वाला रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा मीन्स चमक दृष्टि गोचर होती थी। दृष्टि गोचर होना मीन्स दिखाई देती थी। दिन के समय की बात है ये छात्रों, और सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते, कूखते, करहाते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आदमियों को ढाढ़स बंधाते। जो उनके पड़ोस वाले थे उनको वो ढाढ़स बंधाते थे, तसल्ली देते थे कि कोई नहीं, आज का दिन भी गुजर जाएगा जैसे हम पिछले दिन गुजार रहे हैं। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन। अब किसकी बात है, जो गया सो तो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, जो हमारे पास है वो हमारा है, और जो चला ही गया वो हमारा कभी था ही नहीं। वह जो है उसको देखो, जो आज है आपको उसके बारे में सोचना है, जो चला गया उसके बारे में नहीं सोचना छात्रों। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रहोगे। फिर वो कहते हैं जो चला ही गया, अगर उस मुर्दे को घर में रखोगे तो कब तक रोओगे तुम। कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में इसे, कि इसको कफन वगैरह आप ढकोगे फिर इसको जलाओगे। और वैसे भी
क्या करना है, नदी पर जाओ और इसकी लाश जो है उसको पानी में बहा दो। किंतु सूर्यास्त होते ही सब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे, तो चूक भी नहीं करते थे। लोग जैसे ही सूर्यास्त होता था, दिन ढलना शुरू हो जाता था, लोग अपनी अपनी जो झोपड़ियां थी या घर थे उसके अंदर वो चले जाते थे और बोलने की शक्ति भी जाती रही। उनके अंदर इतनी भी कैपेसिटी रात तक नहीं होती थी कि वो रो भी सके, क्योंकि एक तो सारा दिन वो क्या करते थे, लाशें ही देखते थे और दूसरा अन्न से तड़पते थे। तो कहाँ पर कैपेसिटी रहती छात्रों, नहीं हो पाता। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी कि अंतिम बार अपने बेटे को पुत्र कहकर, बेटा कहकर पुकारे। इसको छात्रों रेखांकित करना है। पहलवान, अब देखिए, रात्रि की विभीषिकता क्या होती है, भयानकता को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती थी। सिर्फ एक पहलवान की ढोलक ही थी जो पाठ का नाम है, जो लोगों पर ललकार कर चुनौती देती थी, वो ढोलक ही बजती थी छात्रों, और किसी की आवाज भी नहीं आती थी। औषधि, उपचार, पथ्य विहीन, पथ से विहीन जो थे प्राणियों में, वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। ठीक है, संजीवनी बूटी की तरह से होता था वो उनका ढोलक जो काम करता था। बूढ़े, बच्चे, जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का जो दृश्य था वो नाचने लगता था। अवश्य ही ढोलक की आवाज में तो कोई बुखार को हटाने का कोई गुण नहीं था और न ही महामारी का सर्वनाश कर शक्ति को रोकने की कोई पावर थी। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों की आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वो डरते नहीं थे छात्र। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, जिस समय वो काल की चपेट में आए, तो ऐसा हाय वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने क्या कहा छात्रों, बाबा उठा, पटक दो वाला ताल बजाओ। उन्होंने जब वो बीमार हो गए तो उन्होंने अपने पापा लुटन सिंह को क्या कहा कि पापा वो वाला आज ढोलक पर ताल बजाओ कि उठो और पटक दो। चटाक चटधा, चटाक चटधा, सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान, बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता, मारो बहादुर मारो। ये आवाज आती। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं, उनकी डेड बॉडी पड़ी है, दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी, क्योंकि जब मृत्यु आती है छात्रों ऐसे ही नहीं आती, घबराहट होती है, तो वो कुछ नोचने का मन होता है, जो उनके बेटों ने किया। एक ने दांतों से मिट्टी खोद डाली, एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की, जो खुश होने की कोशिश की, दोनों बहादुर फिर पड़े। उसके बाद पहले तो वो मौत से लड़ते रहे छात्रों, फिर जब मौत पर कंट्रोल नहीं हुआ, काबू नहीं हुआ, तो वो दोनों नीचे गिर गए। ठीक है छात्रों, फिर क्या हुआ, जब सुबह लुटन ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने क्या किया, उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जो जांघिया था, जो राजा श्यामानंद जी थे उन्होंने उनको वस्त्र दिए थे, जो जांघिया दिया हुआ था, जो अंडरवियर दिया हुआ था, उसको पहना और सारे शरीर पर मिट्टी मलकर कसरत की। फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लादकर नदी में बहा दिया। छात्रों, अपने दोनों जवान बच्चों को लुटन सिंह ने कंधे पर उठाया और नदी में बहा कर आ गया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई कि लुटन सिंह के दोनों बच्चे मर चुके हैं। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज, जिस प्रकार वो प्रतिदिन ढोलक बजाता था, उसी प्रकार अपने बच्चों को नदी में बहाकर फिर भी उसने वही ढोलक बजाई।
लोगों की जो हिम्मत थी उसको बढ़ाने के लिए उसने ये किया, और जो उनकी हिम्मत थी लोगों की, उनकी हिम्मत दुगनी हो गई छात्रों। संतप्त दुखी जो थे पिता और माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए। पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। इसका तो दिल बहुत बड़ा है, जिसके 2 जवान बेटे जा चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है, और ये खुद जाकर नदी में बहा कर आया है, और फिर आकर हमें तसल्ली देने के लिए ये ढोलक बजा रहा है। भगवान ने इसका कलेजा कितना बड़ा किया है। 4-5 दिनों के बाद, फिर 4-5 दिन होते हैं, एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई दी। जैसे उसके बच्चों की मृत्यु हुई, उसके 4-5 दिन के बाद जो लुटन सिंह था, उसकी ढोलक की आवाज नहीं सुनाई दी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान ने कुछ दिलेर, कुछ रुग्ण शिष्यों ने प्रातः काल आकर देखा। रुग्ण क्या होता है? रोगी। और दिलेर जो बहादुर होते हैं, देखा पहलवान की लाश चित पड़ी है, कि जो उसकी जो लाश थी वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, और उसकी जो बॉडी थी वो पड़ी हुई थी। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, जो उनके शिष्य थे, जिसको वो कुश्ती सिखाता था, गुरुजी कहा करते थे, जब मैं मर जाऊं, तो उनमें से एक क्या बोलता है कि गुरुजी पहले ये बोलते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, मुझे पेट के बल सुलाना। छात्रों, इसको रेखांकित करना है। पेट के बल सुलाना, मुझे उल्टा करके सुलाना अगर मैं मर जाऊं तो। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ। चित होना मीन्स फ्लैट होना। जैसे कोई किसी को हराता है, हराने का पर्पज क्या होता है कि उसकी जो पीठ है उसको धरती से टच कर देते हो तो उसको हरा हुआ मानते हैं। तो लुटन सिंह ने क्या कहा कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे आप चित्त मत लेटाना, मुझे उल्टा करके लेटाना, पेट के बल लेटाना, ताकि जो मैं मर जाऊं तो भी मैं जीत कर ही जाऊं, हार कर ना जाऊं। ठीक है छात्रों, पेट के बल सुलाना, मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ, और चित सुलाने के समय ढोलक बजा देना, और जब आप मुझे ऐसा करोगे तो फिर ढोलक बजाना। वह आगे बोल नहीं पाया, और उसकी आंखों से आंसू भरमार गिरने लगे। छात्रों, ये आपका पाठ था, जो पाठ था पहलवान की ढोलक, ये आज संपूर्ण हुआ। इस पाठ का पठन आपने किया, मैंने भी किया, आपने सुना। कितना, कहाँ से स्टोरी शुरू होती है, कहाँ पर आकर इसका एंड होता है, और कहाँ पर पहलवान की ढोलक बजती है, ये सब आपने जाना। किस प्रकार उसके बच्चे बड़े हुए, किस प्रकार उस राजा के बेटों ने उनको वहां से निकाल दिया, फिर वो जाकर गांव में रहते हैं, कैसे गुजर बसर करते हैं, ये सारा इस पाठ में वर्णन है। और लास्ट में पहलवान की ढोलक का जिक्र है कि किस प्रकार वो पहलवान अपनी ढोलक को बजाता है और लोगों को तसल्ली देता है कि ताकि लोगों को हिम्मत मिले मेरी ढोलक की आवाज से, और वो अपने सारे दुखों को भूल जाए। छात्रों, ये आपने पाठ सुना, दिल को छूने वाला पाठ था। स्टार्टिंग अच्छी थी, लेकिन लास्ट में आते आते जो हमारी आंखें छलक गई इस दर्द भरी कहानी को सुनकर, तो वाकई में दिल को छूने वाली कहानी थी कि अंत में उनके साथ क्या हुआ, कि हमें भी इतनी ही बहादुरी के साथ अगर कोई दुख भी आता है, उस अपने दुख को भूलकर हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जैसा हमारे पहलवान लुटन सिंह ने किया, हम उनसे यही सीख सकते हैं कि हमें मुसीबत में एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ठीक है छात्रों, किसी पर अगर कोई मुसीबत आती है, हमें उसका निवारण करने की कम से कम थोड़ी सी तो पहल करनी चाहिए, जितना संभव हो सके। ठीक है बेटा, आपको इस पाठ के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे पीडीएफ में। आपको क्या करना है, पाठ को कंप्लीट करना है, और कंप्लीट होते ही आपको ग्रुप में पिक भेजनी है, ताकि मैं आपके क्वेश्चन आंसर चेक कर सकूं
और देख सकूं किसने काम किया है या नहीं। आज का दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ मैं आज विदाई लेती हूँ। अगले प्रकरण में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद छात्र।